आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी असीम गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। अगर आपके यहाँ तक की सफ़र की बात की जाए, किस तरह का रहा, और के राजनीतिक सफ़र की बात की जाए तो ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, राजनीति में तो मैं आया फर्स्ट टाइम जब मैं पार्टी का मेंबर बना, भारतीय जनता पार्टी का। दैट वाज इन 1998 जब अटल जी प्रधानमंत्री बने। तो एक ओरा होता है किसी का, तो अटल जी का ओरा पूरे हिंदुस्तान में माना जाता था, और एज ए यंग फेस हमें भी लगता कि हम लोगों को अटल जी के साथ रहना चाहिए। तो 98 में मैं मेंबर बना, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं 2008 में जब अमरनाथ आंदोलन हुआ उस वक्त आ गया। तो रुझान किस तरह से बना? रुझान इस तरह बना कि यहाँ पर त्रिकुटा नगर वगैरह साइड, छन्नी वगैरह में लोग इतने निकल नहीं रहे थे जी। तो इंस्पिरेशन मिली कि हमें करना चाहिए, गांधीनगर त्रिकुटा नगर के लोगों को निकलना चाहिए। आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? तो फिर उस हिसाब से फिर निकलना शुरू हुआ, और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि जब लीलाकरण जी का यहाँ कार्यक्रम कराया तो 5-6 हज़ार आदमी था, जो कि त्रिकुटा नगर जैसी पॉश कॉलोनी में निकलते नहीं हैं लोग। तो उसी से बस इंस्पिरेशन बनती गई, आगे आगे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा। तो ऐसी कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ आपने की लोगों के हित के लिए? जब हम आए एक्टिव पॉलिटिक्स में तो फिर उसके बाद पार्टी में ज्वाइन किए, तो अजय जम्वाल जी हमारे संगठन मंत्री होते थे, तो उनके थ्रू फिर लोगों के काम करने, कभी किसी को पानी की दिक्कत हो रही है, किसी को वोट बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है, किसी को बीपीएल बनाना है, तो इस तरह करते 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 स्कूल कॉलेज की बात की जाए तब भी आप इसी तरह से एक्टिव रहते थे, या उसके बाद ही जब ये बम बोले का जब सिलसिला शुरू हुआ तभी आप एक्टिव हुए? नहीं, जब मंडल कमीशन हुआ था तब बड़ा एक्टिव था, और गिरफ्तार भी हुआ था उस टाइम पे। मंडल कमीशन में बड़े एक्टिव थे, तो वो शुरू से शायद था, कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी और लोगों का आशीर्वाद था, तो इसलिए पॉलिटिक्स में आ गए। तो कॉलेज के टाइम की अगर बात की जाए, ये पॉलिटिशियंस को छोड़ के और क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ कुछ करते थे, या किसी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करते थे? हाँ, मैं एनसीसी कैडेट था। उसके बाद मैं लोगों के वेलफेयर में, जैसे कभी जैसे कोई आपदा आ जाए तो वहाँ कॉलेज की टीम के साथ जाना, लोगों की मदद करनी, तो हॉस्पिटल में जाना, ब्लड डोनेशंस करनी, ये करते रहते थे। तो बचपन में ये सोचा था कि मैं इस राजनीति में आऊँगा, या कोई और एम था आपका कि आप कुछ और बनना चाहते थे आम लोगों की तरह, जिस तरह सभी सोचते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या कुछ और? नहीं, मेरा कभी रुझान इंजीनियर डॉक्टर था नहीं। मेरे फादर मेरे को चाहते थे कि पुलिस में जाऊँ, क्योंकि माय फादर इज़ रिटायर्ड एज एसएसपी, तो उनका भी था मैं पुलिस में जाऊँ। लेकिन मेरा रुझान कभी नहीं था पुलिस की नौकरी या किसी की नौकरी करने का, लेकिन बिजनेसमैन का मेरा शुरू से था, और मैं हूँ, आई एम ए वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। तो मेरे को बिजनेस की रुझान था। राजनीति में मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आऊँगा, लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी से आ गया। सोचा आपने, जिस तरह से आपने बोला आपके फादर चाहते थे कि आप पुलिस में जाइए, डॉक्टर इंजीनियर तो चलो दूर की बात, आपने सोचा ही नहीं कभी। तो जब इस सफ़र में आपने कदम रखा, क्या कहेंगे किस तरह का सफ़र रहा आपका? बड़ा अच्छा सफ़र रहा, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं असल में थोड़ा पूजा पाठी आदमी हूँ, भगवान को मानने वाला हूँ, शिव जी को मानने वाला आदमी, माता रानी को। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो पूजा पाठी आदमी होता है उसके अंदर एक सेवा भाव होता है। जी जी। तो मैं लंगरों में सेवा भी करता था, ये वो लंगर लगाना, कभी भी कुछ करना। तो राजनीति में तो वही कामयाब है जो सेवा करना जानता हो, और सेवा भगवान की तरफ से मिली है तो लोगों की सेवा करेंगे। आपको ये लगा कि एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित के लिए काम करती है, ये सोच के आपने ये पार्टी का दामन थामा? बीजेपी लोगों का काम करती है, एक ये तो पहलू है ही है, लेकिन जो बीजेपी का एजेंडा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, उस चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो उस चीज़ को लेके मैं बीजेपी में आया कि तो जिस चीज़ से आप इंस्पायर हुए थे उस टाइम पे, क्या अभी तक आपको लगता है कि वो चीज़ बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल। इस पार्टी के अंदर ये चीज़ है कि आप मोदी जी जैसा चाय बेचने वाला आदमी भी आज प्रधानमंत्री बन सकता है। वो कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता, या किसी और दल में कभी नहीं हो सकता। अगर बाकी पार्टीज़ की बात की जाए, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर जब उनकी खुद की भी पार्टी होती है तब भी वो कुछ नहीं करती। आपका क्या कहना है इस पर? अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर जम्मू के हित के लिए या कश्मीर के हित के लिए किसी ने नहीं किया। आप देखिए, 70 साल इन्होंने राज किया, 3% रिजर्वेशन गुज्जर्स को जो मिली वो हमने दी, इन्होंने नहीं दी। एम्स जैसा इंस्टीट्यूट जो जम्मू की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, आप देखते थे बख्शीनगर हॉस्पिटल हमेशा ओवरलोडेड रहता था, एम्स मिला, 8 मेडिकल कॉलेज पूरे जम्मू कश्मीर को दिए, ले को आगे दिए। तो आप खुद सोचिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, इतने IIM, IIMC, IIT जैसे। सरकार कोई भी हो, लोग फिर भी नाखुश नजर आते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या वजह ऐसी रह जाती है, कौन सी चूक रह जाती है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, ऐसी कौन सी चूक रह जाती है, लोग नाखुश नजर आते हैं?
देखिए काम तो सारे पार्टीज करती हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने 5 साल में करके दिखाया वो मैंने 70 साल में किसी पार्टी को नहीं देखा। जब आज़ाद हुआ था मुल्क और कांग्रेस चाहती तो लोगों का रुझान था उस वक्त कि देश तरक्की पे जाए। अब हांगकांग जैसी कंट्रीज या सिंगापुर 20-20, 30-30 साल में आज सुपर पावर्स बन गई हैं, मनी वाइज भी और फाइनेंशियली एंड इकनॉमिकली ऑल्सो। तो हम भी इस देश को वैसा बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपने घर ज़रूर भरे, देश के हित में कुछ नहीं सोचा। लेकिन बीजेपी का मैंने 5 साल में मोदी जी के राज में और अटल जी के टाइम जैसे गोल्डन एक्सप्रेस हाईवे, ये वो PMGSY की स्कीमें, ये लोगों को हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ में आगे करना और साक्षरता मिशन जैसे लोग, तो मोदी जी ने उसमें प्लस करके बाकी अपनी स्कीम्स को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक्सप्रेस हाईवे का काम बड़ी तेज़ से बनाना, IITs जैसे इंस्टीट्यूट और जगह डिसेंट्रलाइज करना और लोगों को स्टेटों में देना, एम्स जैसी चीज़ें 22-23 और जगह स्टेटों में देना, तो उन्होंने अटल जी के काम में और एक वृद्धि सी की। तो उस वृद्धि के कारण ये हुआ है कि अब लोगों के अंदर एक वो आ गया कि हमारा देश भी अमेरिका यूरोप की तरह आगे निकले। तो जितनी मर्जी एक दूसरे को लेकिन करके दिखाना, और लोग जो रह जाते हैं खुश ना खुश, देखिए सारों को तो आप 100% खुश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा आई कांटेक्ट रखें तो लोग आपसे खुश रहेंगे। जी, कहीं जगह आपने सर्वे किया होगा, कई लोगों से आप मिले होंगे, क्या लगता है ज़्यादातर उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये थी कि नालियाँ नहीं बन रही, बिजली, पानी, सड़क, तो वो सारी मेन जो इश्यूज़ थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये चीज़ें, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है, पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, अब पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स। अब आई थिंक दे विल अमेंड दैट, 73-74 अमेंडमेंट होगी अगली बार। तो गवर्नर रूल अच्छा चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल भी अच्छा चल रहा है, उसमें भी काफ़ी काम हो रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब का बड़ा अच्छा योगदान है। तो आई थिंक आस्ता आस्ता सब कुछ दिखेगा। अगर आने वाले समय में बीजेपी जीत के आती है, लोग उन्हें भारी मतों से जिताती, तो सबसे पहला क्या काम रहेगा, किस मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे? बीजेपी पार्टी किस मुद्दे पे काम करना चाहेगी? हम सबसे बड़ा काम करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर ही। डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी बढ़ती है, और कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि जो थोड़े बहुत काम रह जाते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। कनेक्टिविटी नहीं थी, लोग अपने काम नहीं करा पाते थे। ये 70 साल की जो परेशानियाँ हैं वो अभी तक इसीलिए हम भुगत रहे हैं। जब एक बार कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप खुद देखिएगा आस्ता आस्ता लोगों की डिमांड्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ उनको घर में अवेलेबल होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी सब्सिडीज़ के पैसे हैं या जो है वो सब अब डायरेक्ट आ रहा है, लोगों के किसी बाबू के पास जाने की लोड नहीं है। इंस्पेक्टरी राज खत्म हो गया GST आने से, ये चीज़ों से आस्ता आस्ता फ़र्क पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने बोला, मैं पार्टी में इसलिए आया क्योंकि लोगों के लिए काम करना था, क्योंकि आप धार्मिक भी चीज़ों से जुड़े हुए, लोगों की मदद करना आप पहली प्रायोरिटी उन्हें देते हैं। तो क्या कहेंगे कि बीजेपी पार्टी की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में अगर वो जीत के आती है, आपने बोला डेवलपमेंट पे काम करेंगे, और कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे? देखिए, अगर वाली बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी असेंबली चुनाव में पूरे बहुमत से आएगी, और इस बार चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये इतिहास हम रचेंगे, और मैं आपको लोगों के जो मुद्दे होंगे वो हम जल्दी से जल्दी सेटल करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगले 100-200 साल तक बीजेपी का ही राज है। लोगों के घरों में, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, इन हम पहुंच गए उस स्टेज पे। बस अब हमारे को इम्प्लीमेंटेशंस करनी है उस काम की, उस लेवल पे लेके जाएंगे जम्मू को भी। हर इंसान के अंदर ना कोई एक अलग सा टैलेंट होता है। जिस तरह से राजनीति की बात की जाए तो अलग रहता है, हमारा आईडी एक्सचेंज का प्रोग्राम है, जो हिडन बातें होती हैं ना, हम उसे भी बाहर लेके आते हैं। तो यही जानना चाहूँगी कि राजनीति के अलावा और किस चीज़ में आपका रुझान ज़्यादा है, एक्स्ट्रा टैलेंट आप में क्या है? क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बास्केटबॉल अच्छा खेलता हूँ, ये रुझान है। स्विमिंग करता हूँ, तो अभी भी अगर योगा शोगा करता हूँ। हाँ, मेरे को अभी भी मौका मिलता है, मैं करता हूँ, सारा कुछ करता रहता हूँ। तो जो भी हमारे माध्यम से दर्शक जो भी देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी होते, चाहे राजनीति की पॉलिटिक्स रहे, ये उसकी बात नहीं है, किसी भी फील्ड में हो, जब वो अपनी फील्ड में चले जाते हैं, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर, वो अपनी फील्ड में चले जाते हैं, जो उसकी एक्स्ट्रा टैलेंट होता है ना, उसको बाहर नहीं ला पाता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए। जो आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है कभी नहीं छुपाना चाहिए। क्योंकि फिर आदमी घुट के रह जाता है। तो जो आप, जैसे मेरे को राजनीति में समय कम मिलता है हमारे को परिवार को देने के लिए, लेकिन जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या योगा करने जाते हैं, तो दोस्त खेल रहे होते हैं, तो कभी किसी के साथ वॉलीबॉल खेल लिया, रखता हूँ मैं, अपनी हैबिट रखता हूँ कहीं ना कहीं। और मतलब मैं घूमने भी जाऊँ कहीं 30-40 दिन के लिए बाहर भी जाऊँगा, तब भी मैं खेलता रहूँगा। कहीं ना कहीं अच्छा भी रहता है, आपका जो फील्ड है आप उसके ऊपर चलिए, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी हॉबीज़ है उसे नहीं कम करना चाहिए। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपका सारी उम्र आशीर्वाद बना रहे। हम आपके लिए सेवा भाव से आए हैं, आपका सारा काम करेंगे,
और जितने भी पेंडिंग काम जो लोगों को लगता है हमारे काम इसलिए नहीं हो पाए कि 70 साल में जो बाकी सरकारों को देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। मोदी जी की एक ऐसी सरकार है जो सबको अब डेवलपमेंट के इशू पे और तरक्की के इशू पे लेके जाएगी, और सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, और हम अच्छी हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, अच्छे लोगों की फैसिलिटीज़ दे सकें और लोगों इस देश की तरक्की में लोग भी योगदान करें। जैसे मोदी जी का सबसे बड़ा है कि स्वच्छ भारत अभियान, उसमें मैं आप सबको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने घर को तो हम साफ़ रखते हैं और क्या करते हैं, घर का कूड़ा उठा के सड़क पे डाल देते हैं। वो चीज़ से थोड़ा परहेज़ करिए, अपने घर का कूड़ा घर पे रखिए, जब म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं उनको दीजिए, और पूरे देश की स्वच्छता में आप आगे आइए और देश को तरक्की लिए। आपका अपना देश है, आपका देश साफ़ रहेगा तो अपना घर अपने आप साफ़ रहेगा। तो घर से पहले देश की सफाई और उसके बाद अपने घर की सफाई, यही मैं सबसे बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम, तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असीम गुप्ता जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हमें अपने घर की सफाई से ज़्यादा हमें अपनी देश की सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के हितों के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।